हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू सोनकर। आज मैं आप लोगों को बताने आई हूँ नीड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड फैमिली लाइफ के बारे में। तो आइए जानते हैं हम कि पारिवारिक जीवन में निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो किसी न किसी परिवार का अंग होता है और परिवार में माता पिता, भाई बहन तथा अन्य संबंधियों के साथ अपने संबंध को बनाए रखना एवं परिवार के लिए स्थापित करना हर बालक एवं बालिका के लिए जरूरी होता है, आवश्यक होता है। तो माता पिता के कुशल निर्देशन में बालक परिवार की अवस्थाओं को ठीक से समझ पाता है। इसमें वह सक्षम होता है कि अपने परिवार के बारे में। अतः हम यह कह सकते हैं कि जो बालक होता है वो अपने भावी जीवन में एक पारिवारिक जीवन को का दायित्व निर्वहन करने के लिए उसे आवश्यक होता है, जरूरी होता है। तो इसी कुशलता के लिए, इसी दक्षता के लिए उसके अंदर कुछ आदर्शों, कुछ गुणों का विकास किया जाता है, जिससे कि वह भविष्य में जाकर के एक सफल महिला या पुरुष के रूप में अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो अब बात करते हैं कि पारिवारिक दायित्व बोध संबंधी निर्देशन एवं परामर्श के बारे में। देखिए, जिसमें कि बालक, यह पारिवारिक दायित्व वह होता है जिसमें कि बालक को परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ पारिवारिक दायित्वों और कर्तव्यों का बोध कराया जाता है, जैसे माता पिता की बात मानना, बड़ों को सम्मान देना। यह वो अपने परिवार में रहते हुए अपने वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा ही सीख सकता है। अब बताते हैं आपको कि पारिवारिक मुखिया के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निर्देशन की क्या आवश्यकता होती है, कि जब वो पारिवारिक मुखिया के रूप में अपना दायित्व निर्वहन करेगा। तो इसके लिए उसे आवश्यक होता है कि प्रत्येक बालक को अपने भावी जीवन में परिवार के मुखिया के रूप में कार्य करने का अवसर अवश्य मिलता है, वह करता है। तो इसलिए प्रारंभ से ही बच्चों को परिवार के प्रति समर्पण की भावना सिखानी चाहिए, क्योंकि मुखिया के रूप में आश्रित व्यक्तियों को जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन की सुरक्षा, पालन पोषण एवं उनका विकास करना मुखिया का प्रमुख कर्तव्य होता है, प्रमुख दायित्व होता है उनका। इसलिए यदि समय रहते बच्चों को सही निर्देशन दिया जाता है तो परिवार का स्वरूप उच्च स्तरीय होता है, मतलब उनमें एक आदर्श गुणों का विकास होता है। अब नेक्स्ट बिंदु है कि आदर्श परिवार हेतु निर्देशन की आवश्यकता। अब आदर्श परिवार से यहाँ तात्पर्य है कि जैसे अतिथि सेवा एवं सत्कार, प्रेम एवं सहयोग की भावना, सदस्यों में नैतिकता एवं मानवता की भावना का समावेश। जितने घर में सदस्य रह रहे हो सबके अंदर एक भाईचारे की भावना हो और उनके अंदर मानवीय मूल्यों का विकास संबंधी क्रियाएं, ये सारे गुण जो होते हैं वो भविष्य में एक आदर्श परिवार स्थापित करने में सहयोगी सिद्ध होते हैं। अब और आवश्यकता होती है परामर्श की, भाई भाई के प्रति प्रेम एवं सहयोग के लिए। जैसे परिवार में माता पिता द्वारा परिवार के लिए जो सहयोगात्मक रवैया यदि रहता है तो अपने बच्चे पर, बालक पर उसका प्रभाव परोक्ष रूप से पड़ता रहता है और वह एक आदर्श संस्कारों में परिवर्तित होकर उसके अंदर विकसित हो जाता है। फिर आने वाले समय में वही बच्चा अपने भाई बहनों के प्रति भी सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहता है। प्राचीन काल में ऐसी शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों द्वारा अपने विचारों से, अपने लेखों के द्वारा दिया जाता था। उसके बालक के अंदर एक आदर्श एवं उच्च स्तरीय भावना के विकास के लिए परामर्श एवं निर्देशन दिए जाते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत एवं राम का वर्णन करते हुए, उनके आपसी प्रेम का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि मैं प्रभु कृपा रीति जी होई, हारहु खेल जितावहु मोही। यानी रामचंद्र जी जब बचपन में खेल खेलते थे तो वो जीतने के बाद भी भरत को जिता देते थे। तो इस प्रकार के आदर्श प्रेम से ही आदर्श परिवार का गठन होना संभव होता है। तभी एक आदर्श परिवार का स्थापित कर पाना, भविष्य में कर पाने के जैसे गुणों का बालक या बालिका में विकास होता है। नेक्स्ट बिंदु होता है कि पति पत्नी के मध्य एक आदर्श संबंध स्थापित होना। देखिए, पति पत्नी एक आदर्श परिवार के सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं और इसका प्रभाव
उनके बच्चों के जीवन में बहुत प्रभावी ढंग से पड़ता है। तो इन दोनों का स्वरूप आदर्श और उपयोगी होना चाहिए हमेशा। तो ये था जानकारी कि एक परिवार के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए परामर्श और निर्देशन की क्या आवश्यकता होती है। और आइए हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा समाज की समस्याओं को हल करने में निर्देशन एवं परामर्श की क्या आवश्यकता होती है। तो देखा जाए तो हमारे देश के सिस्टम में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के थ्रू कई क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने में निर्देशन एवं परामर्श का कार्य होता रहता है। जैसे कृषि से संबंधित व्यवसाय, नीति व योजनाएं, विपणन, बीमा, पशुपालन, फसल उत्पादन में अपनाई जाने वाली तकनीक, मछली पालन की जानकारी, विशेषज्ञों और पेशेवर अनुभवों के द्वारा इसकी जानकारी हमेशा दी जाती है। इसके बारे में परामर्श एवं निर्देशन दिए जाते हैं। अपनी समस्याओं से संबंधित प्रश्न पूछने पर उसका जवाब भी दिया जाता है। तो ये कभी कभी आप देखते हैं दूरदर्शन पर या किसी भी चैनल्स पर कृषि से संबंधित वैज्ञानिक आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं किसानों के। तो यह भी परामर्श और निर्देशन का एक तरीका है। और फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए अंगदान, आयुष चिकित्सा, जीवन शैली के विकार, पोषाहार, प्राथमिक चिकित्सा, बाल स्वास्थ्य, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं देखभाल, और महिला स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य व वृद्धजनों का स्वास्थ्य आदि सेवाओं के बारे में सरकार की तरफ से निर्देशन हमेशा दिए जाते हैं, परामर्श दिए जाते हैं। तो ये हुआ स्वास्थ्य के बारे में जानकारी। फिर आता है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा में जैसे ऑनलाइन मूल्यांकन, करियर काउंसलिंग, डिजिटल साक्षरता, बाल अधिकार, रोजगार, समाचार और शिक्षा के बारे में सब पूरे देश में एक साक्षरता को स्थापित करना या संपूर्ण साक्षरता लाने का बीड़ा उठाया गया है। तो इन सभी की जानकारी, मार्गदर्शन समय समय पर शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्तर पर दिया जाता है। इसी तरह से और समाज कल्याण के बारे में जो भी जानकारियाँ होती हैं, समाज कल्याण से कई तरह की से भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की या किसी भी राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। और ई शासन के अंतर्गत जैसे सूचना का अधिकार, नागरिक सेवा, विधिक सेवाएं, ये सब के बारे में एक साझा कार्यक्रम ऑनलाइन प्रदत्त की जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि अतः इन सभी क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के जरिए मार्गदर्शन व निर्देशन का कार्य किया जाता है। तो इसके बाद अभी हमने आपको बताया कि किन किन क्षेत्रों में जो समस्याएं आती हैं आम जनता को, तो उसमें हमारे सरकार के द्वारा किस तरह से मार्गदर्शन या परामर्श दिया जाता है। और अब हम देखते हैं कि परामर्श में संस्कृति का क्या प्रभाव होता है, कैसे डालता है संस्कृति अपना प्रभाव। वैसे देखा जाए तो बौद्धिक स्तर पर शहर व गांव क्षेत्रों के रहन सहन, रीति रिवाज और खान पान, सुख सुविधाओं, ये सब में जो एक अंतर होता है और इसी अंतर का मानव जीवन में एक गहरा प्रभाव पड़ता है। गांव में शहरों की अपेक्षा बौद्धिक विकास के साधन कमी प्राप्त होते हैं। तो सामान्यतः कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्रों के बालकों का बौद्धिक स्तर गांव के बालकों से अधिक होगा, क्योंकि उनके पास संसाधन अधिक है, उनको सीखने के अवसर अधिक हैं, इसलिए अधिक हो सकता है। और परामर्श को समझने और जीवन में लागू करने में बौद्धिक स्तर, रहन सहन का गहरा अंतर संबंध भी होता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या व्यवसाय के क्षेत्र में या फिर व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित क्षेत्र में हो। अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव जो होता है वो व्यक्ति के जीवन में इतना रचा बसा होता है कि वह परामर्शदाता के परामर्श को अपनी भाषा, रहन सहन, खान पान एवं बौद्धिक क्षमता से इतर जाने पर स्वीकार ही नहीं कर पाता है। तो अतः परामर्श प्रभावी रूप नहीं ले पाता है ऐसी स्थिति में। तो परामर्श के लिए जो परामर्शदाता जब भी किसी को परामर्श दे
तो वह ये बातों को ध्यान में रखते हुए दे कि वहाँ की संस्कृति के हिसाब से, वहाँ का भौतिक परिवेश के हिसाब से, वहाँ के खान पान, रहन सहन और भाषाओं के हिसाब से परामर्श दे, जिससे कि वह उसको पूरी तरीके से, परामर्श लेने वाला बालक, व्यक्ति, प्रौढ़, वृद्ध उसको पूरी तरह से समझ पाए और वह अपने जीवन में परिवर्तन लाने में सफल हो सके। तो यह थी जानकारी आप लोगों के समक्ष परामर्श एवं निर्देशन का इन सारे विभिन्न क्षेत्रों में। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।